हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? पापा फिगर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन 6 मार्क का न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। 6 मार्क का न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी भी आ सकती है। ये चैप्टर नंबर 8 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको चैप्टर नंबर 7 समझ में आ गया बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। याद दिलाता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में जब पढ़ते थे ना आप कि हाउ टू डिटरमाइन मार्केट इक्विलिब्रियम, आपको बहुत प्यारा चैप्टर लगता था, क्योंकि आपको डिमांड सप्लाई से खेलना है। डिमांड सप्लाई को इक्वेट करना है, बराबर करना है, इक्विलिब्रियम निकालना है, उसको बोलते थे हम मार्केट इक्विलिब्रियम। आज हम क्लास 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कौन सा होता है। हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो बात हो रही है पूरी इकोनॉमी की, और पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे आप? पूरी इकोनॉमी का आप इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के लिए अप्रोचेस पढ़ेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए किसका इक्विलिब्रियम? सर, इनकम और आउटपुट का इक्विलिब्रियम। तो आउटपुट इनकम डिटरमाइन कैसे करेंगे आप? थ्रू टू अप्रोचेस। पहली अप्रोच हम आज पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। दूसरी अप्रोच उसी से डिराइव करेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सर, ये अप्रोच क्या है? देखो बच्चों, आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 7 में, एग्रीगेट सप्लाई आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 7 में। अब क्या करना है? अब उन दोनों से खेलना है, उन दोनों को बराबर रखना है। ज्यादा हो जाए तो कम कर देंगे, कम हो जाए तो बढ़ा देंगे। किसको ये ध्यान रखना? डिमांड को या सप्लाई को? तो आपको दिखाना है कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां होता है और कैसे आप डिटरमाइन उसको कर सकते हैं। उसके लिए पहली अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जो आज पढ़ेंगे। एक और बात सुन लो बच्चों, ये इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन हो या मैक्रो की कोई भी थ्योरी हो, ऑलमोस्ट थ्योरी मैंने आपको बोला था कीन्स ने दी थी, जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो कीनेसियन थ्योरी आप पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th के सिलेबस में कीनेसियन थ्योरी ही पढ़ाई जाती है। इक्विलिब्रियम जो है वो कीन थ्योरी से भी एज वेल एज क्लासिकल थ्योरी से भी निकाल सकते हो आप, लेकिन क्लास 12th के सिलेबस में आपको सिखाया जाता है कीनेसियन थ्योरी से इक्विलिब्रियम निकालना। तो आज क्लास 12th के बच्चे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे थ्रू कीनेसियन थ्योरी। कीन्स इन शॉर्ट में बोलता हूं, जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कीनेसियन थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन, इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन थ्रू एडी एंड एएस अप्रोच। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 से 3 टॉपिक करने के बाद हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे, जिसका आपको इंतजार रहेगा, क्योंकि 6 मार्क का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। इंटरेस्टिंग है, करने में मजा आता है। देखो चैप्टर नंबर 7 जो है ना, उसके न्यूमेरिकल आपने पढ़े हैं बच्चों। तो जैसे चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स थे ना, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स है बच्चों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडी एंड एएस अप्रोच की थ्योरी। इसमें हम यूज करेंगे टेबल एंड डायग्राम्स, उसके अलावा थोड़ी सी इक्वेशन का यूज करेंगे। ध्यान देना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। बस फोकस बनाए रखना, मन लगा के, दिल लगा के पढ़ना। शुरू करते हैं एडी एंड एएस अप्रोच ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं एडी एंड एएस अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। एडी एंड एएस अप्रोच, सबसे पहले मैं आपको एक बार नोट्स में इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि चैप्टर है क्या। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर सबसे लास्ट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स पोर्शन यहां से ज्यादा बनेंगे। तो आपके लिए सबसे पहले टॉपिक जो नोट्स में दिया है वो क्या दिया बच्चों? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम आप कैसे निकालेंगे? तो हम पढ़ रहे हैं कीनेसियन थ्योरी के थ्रू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है आप ध्यान देना। देखो बच्चों, जब भी हम 6 मार्क का क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको अभी शुरू कर रहा हूं एडी एंड एएस अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन, ऑफ इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन। ध्यान देना, तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं एडी और एएस अप्रोच। ऐसा क्यों? इसका क्या लॉजिक है? एडीएस अप्रोच क्यों पढ़ रहे हैं? देखो बच्चों, हमारी इकोनॉमी के अंदर जब भी हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल यूनिट की, एक इंडिविजुअल फर्म की, या हम बात करते हैं एक मार्केट की, तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे तब होती है जब मार्केट में टोटल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करके आप मार्केट डिमांड निकालते थे बच्चों। जब मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई दोनों बराबर होते थे, उसको बोलते थे हम मार्केट इक्विलिब्रियम।
जहां पे ना एक्सेस डिमांड ना एक्सेस सप्लाई। ऐसे ही अब इकोनॉमी के बारे में सोचो, अगर मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर अगर मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मार्केट डिमांड तो नहीं यूज कर सकता है ना मार्केट सप्लाई यूज कर सकता हूं। मैं बोलूंगा व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द फर्म्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होगी अकॉर्डिंग टू कीनीजियन थ्योरी। कीन्स क्या बोलते हैं? इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होगी, मैं सिर्फ कीन्स की बातें करूंगा, क्लासिकल थ्योरी इज नॉट इन योर सिलेबस। अकॉर्डिंग टू कीन्स equilibrium can be determined at that level where aggregate demand equal to aggregate supply। जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर आ जाएंगे उसको बोलेंगे आप इक्विलिब्रियम। तो जब 6 मार्क में आप आंसर लिखेंगे या 4 मार्क में आप आंसर लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन क्या होगी उस पर आपको ध्यान देना है। बच्चे कंटेंट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, देना चाहिए, प्रेजेंटेशन पे ही उतना ध्यान देना चाहिए जितना कंटेंट पे आप ध्यान। तो प्रेजेंटेशन क्या उस पे फोकस करो, कंटेंट अपने आप में बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप लोग मीनिंग डालते हैं कि इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर aggregate demand where aggregate demand is equals to aggregate supply। ये आपको सबसे पहले मीनिंग डालना है, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप डिटेल में देखिए। इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम है इज डिटरमाइंड व्हेन aggregate demand of goods and services is equal to aggregate supply during a given period of time। ये आपको ध्यान देना है कि इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होगा, जब AD और AS दोनों बराबर होंगे। अब मेरी बात समझना, मीनिंग के बाद आप लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहली बात, आप यहां पर कुछ अजम्पशंस लिखने जा रहे हैं बच्चों। अब देखो अजम्पशंस का रोल क्या है। अजम्पशंस का रोल यह है कि अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी थ्योरी किसी इकोनॉमिस्ट ने समझानी है, कोई भी इकोनॉमिस्ट अपने थ्योरी को प्रूव करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज अजम्पशन लेते हैं कि मैं ये ज्यूम कर रहा हूं तब ये चीज पॉसिबल है। ध्यान देना बच्चों, सबसे पहली अजम्पशन ये कि हम जो ये इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम मॉडल स्टडी कर रहे हैं कीन्स का, तो कीन्स बोलता है कि आपको एज्यूम करना है कि आप सिर्फ टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम निकालने जा रहे हैं। मतलब कि सिर्फ यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म सेक्टर है, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, नो फॉरेन सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली अजम्पशन कीन्स की कि आप जो ये मॉडल स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th में, यहां पे आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि दो ही सेक्टर हैं, इकोनॉमी क्लोज्ड है, देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, मतलब कि दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म। दूसरी अजम्पशन, पहली अजम्पशन क्या है, वी आर अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली टू सेक्टर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू सेक्टर्स आप मान के चल रहे हो, ये अजम्पशन है, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा जो है वो फर्म सेक्टर है, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये अजम्पशन है। ओके, दूसरी अजम्पशन क्या कहता है, कीन्स बोलते हैं दूसरी अजम्पशन ये है कि जो फर्म्स है, देखो हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्पोजेबल इनकम या नेशनल इनकम। इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा। बट जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अजम्पशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। इन्वेस्टमेंट को एज्यूम किया गया कि वो कांस्टेंट है, वो बदलेगी नहीं, इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट को आप मान के चल रहे हैं कांस्टेंट, एक बार जो इन्वेस्टमेंट कर दी वो कर दी, बार बार चेंज नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। थर्ड अजम्पशन क्या है, कीन्स बोलते हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि प्राइस लेवल, एक होता है प्राइस, एक होता है प्राइस लेवल। सर प्राइस हम बात करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर गुड के लिए, प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, वो इकोनॉमी के अंदर नहीं हो रहा है। प्राइस लेवल इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, ना इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर ना डिफ्लेशन है, प्राइस लेवल इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन। एक अजम्पशन और है, जो आप इक्विलिब्रियम मॉडल स्टडी करने जा रहे हो वो शॉर्ट टर्म का इक्विलिब्रियम मॉडल है। इक्विलिब्रियम
is to be determined in short run. Is to be determined in short run. जो इक्विलिब्रियम निकालने जा रहे हो वो शॉर्ट रन में निकालने जा रहे हो, ना कि लॉन्ग रन में। ये 4 assumptions सबसे मेन assumption है। फिर से एक बार बात करते हैं। 2 सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस है, प्राइस लेवल एज्यूम टू बी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम इज टू बी डिटरमाइंड इन शॉर्ट रन। ये आपको मान के चलना है, करेक्ट है। इन 4 assumption के बाद अब कीन्स बोलता है कि इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कैसे होगा। मीनिंग में बता दिया, इक्विलिब्रियम इज टू बी डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। कौन सा इक्विलिब्रियम सर? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे निकलेगा? जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे। तो आप उसको क्या लिखोगे प्रेजेंटेशन जब दोगे? देखो, सबसे पहले प्रेजेंटेशन में आपने डाला मीनिंग, सेकंड नंबर पे लिखा आपने assumptions, थर्ड पे आप लिखोगे कि इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कहां पे होगा। तो उसे बोलेंगे सर कंडीशन। कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, इक्वल होंगे, वहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी। और एक बात ध्यान रहे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, जो ये एडी और एएस हैं ये प्लान्ड है, प्लान्ड, डिजायर्ड, एक्चुअल नहीं है। ये प्लान्ड या डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू प्लान्ड और डिजायर्ड एग्रीगेट सप्लाई। ये एक्स एंड यानी कि प्लान्ड है सब कुछ जो भी है। यहां पे कोई एक्चुअल डिमांड नहीं है, एक्चुअल सप्लाई नहीं है, ये प्लान्ड है बच्चों, प्लान्ड, ध्यान रखना। ये डिजायर्ड लेवल ऑफ एडी है, डिजायर्ड लेवल ऑफ एएस है। कितना एक इकोनॉमी के अंदर डिमांड होनी चाहिए और कितनी आउटपुट होनी चाहिए, वो इसकी बात से। तो इक्विलिब्रियम जो निकलता है वो प्लान्ड एडी और प्लान्ड एएस से निकलता है, एक्चुअल से नहीं, आपको ध्यान रखना है। तो एक कंडीशन है। एक बात और सुनना बच्चों, इसी कंडीशन से हम अभी पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम निकालने की पहली अप्रोच। कि इक्विलिब्रियम निकलता कैसे? तो एडी और एएस अप्रोच से निकलता है, हमें भी पता है, लेकिन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी निकलता है। वो अप्रोच जो बनेगी सेकंड वाली अप्रोच, वो इसी अप्रोच से बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ध्यान दीजिए कंडीशन पे। तो अभी आपको प्रूव करना है कि एडी बराबर एएस जहां पर आ जाए वहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। तो प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करेंगे आप शेड्यूल से और ग्राफ से। शेड्यूल से प्रूव हो गया, ग्राफ से अपने आप हो जाएगा। तो शेड्यूल से कैसे प्रूव करते हैं इक्विलिब्रियम, आप ध्यान देना बच्चों। मैं बता रहा था आपको कि एडी और एएस अप्रोच से ही दूसरी अप्रोच निकलेगी। कैसे निकलेगी सर? एडी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में, सी प्लस आई होता है, एएस का होता है सी प्लस एस। तो यहां सी कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। तो ये भी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी प्लान्ड सेविंग्स है। जहां दोनों बराबर होंगे वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। ये सेकंड अप्रोच है, ये पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक जो अभी कर रहे हैं हम। इसके बाद अभी हम कर रहे हैं एडी और एएस अप्रोच। तो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का कब होगा? जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे। अजम्पशन इज दैट कि हम मान के चल रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल, शॉर्ट टर्म में निकाल रहे हैं इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी रिमेन कांस्टेंट, नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन। अब इस कंडीशन को प्रूव करूंगा मैं। कंडीशन प्रूव कैसे करूंगा बेटा? कंडीशन प्रूव करूंगा टेबल से। तो टेबल में क्या चाहिए आपको? टेबल में आपको चाहिए y सेम एज बिफोर। मैंने आपको बोला था जो टेबल चैप्टर नंबर 7 में लेके चल रहा हूं वही चैप्टर 8 में लेके चलूंगा। तो y c i s a d एंड as, यहां मैं बनाऊंगा कॉलम रिमार्क्स का। यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इक्विलिब्रियम है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात करते हैं इनकम की। तो इनकम को बेटा आप लेके चलते हो 0 से, तो 0 से लेके चलेंगे 500 तक लेके चलते थे आप, तो 500 तक आज भी लूंगा, 100 200 300 400 और 500। उसके बाद कंजम्पशन लिया था हमने 10, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर हमने 90 से इंक्रीज किया था बेटा, 190 280 370 एंड 460। इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ऑटोनॉमस, ये हमने मान के चले थे। तो हमने 10 इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट लिया था, आपको याद होगा, तो 10 ही लेके चल रहे हैं आज भी हम। ये आपकी टेबल सेम चल रही है एज बिफोर। उसके बाद सेविंग कैसे निकालते हो बेटा? आप इनकम में से आप कंजम्पशन को माइनस कर देते हो, तब सेविंग निकाल लेते हो। इनकम इज 0, कंजम्पशन इज 10, सेविंग इज -10, ओके, -10। उसके बाद 0,
उसके बाद 10, उसके बाद 20, देन 30 एंड देन 40। करेक्ट। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हो बेटा? C प्लस आई करते हो, C प्लस आई। तो 10 प्लस 10 20, देन 100 प्लस 10 कितना आया? 110। 190 प्लस 10 200, देन 290, देन 380 एंड देन 470। करेक्ट है। एएस कैसे निकलता है? C प्लस एस। तो C और S को प्लस कर देंगे आप। 10 प्लस सॉरी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब देखो, अब टेबल कंप्लीट हो गई। अब आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कहां है, इकोनॉमी कौन से लेवल ऑफ इनकम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। तो हमने पढ़ा है सर, इक्विलिब्रियम इज टू बी डिटरमाइंड at that point where aggregate demand is equals to aggregate supply। अब आप ढूंढो कि aggregate demand और aggregate supply कहां बराबर है। तो बेटा 200 लेवल ऑफ इनकम पे देखो, 200 लेवल ऑफ इनकम पे जितना आपका एडी है उतना ही आपका एएस है। समझ में आया बेटा? जितना आपका एडी है उतना ही आपका एएस है। तो आपका इक्विलिब्रियम जो होगा वो किस पे होगा? 200 लेवल ऑफ इनकम पे। यहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। इसको बोलते हो आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या आउटपुट बोल सकते हो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट या फिर आउटपुट, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। समझ में आया? इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। देखो इकोनॉमी हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकती, ये पॉइंट बहुत रेयर होता है। बहुत सारी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम हमेशा नहीं होता और बहुत रेयर चांस होते हैं इक्विलिब्रियम आने के। या तो डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई ज्यादा होगी। कैसे? देखो आप इक्विलिब्रियम से पहले वाले पॉइंट्स पे देखो, 200 लेवल ऑफ इनकम पे इक्विलिब्रियम आ गया, हमने मान लिया। 200 से पहले जब 100 इनकम थी तो आपका एग्रीगेट डिमांड 110 था, एग्रीगेट सप्लाई 100 था। इसका मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड जो था बेटा वो ज्यादा था किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। इसे बोलेंगे एक्सेस डिमांड। क्या बोलोगे? एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड है, एडी इज मोर देन एएस। और उसके बाद देखो आप, यहां पर आपका एएस ज्यादा था और एडी कम था। तो यहां पे लिखोगे आप एडी इज लेस देन एएस। इसे आप क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे आप एक्सेस सप्लाई या फिर डेफिशिएंट डिमांड। लिखो ज्यादा अच्छा है, डेफिशिएंट डिमांड। इतनी सप्लाई नहीं थी जितनी डिमांड थी, ये लेवल ये था। इतनी डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई है, तो वो डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है। तो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड और इक्विलिब्रियम, ये तीन लेवल आपको दिखाने थ्रू टेबल। इसी चीज को मैं अब दिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू। आप ध्यान देना बच्चों, इसी चीज को हम दिखाएंगे अब थ्रू डायग्राम। ये आपका टेबल का जो मेन हेड है, ध्यान रखो आपको वाई लिखना है, सी लिखना है, आई लिखना है, एस, एडी एंड एएस। ये सब लिखने के बाद आप टेबल बना दोगे और इक्विलिब्रियम प्रूव कर दोगे कि कहां पे आया। तो जहां पे एडी और एएस बराबर होंगे वहां पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। ये आपको दिखाते हैं। अब इसको शो करते हैं डायग्राम से, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चे डायग्राम, डायग्राम में आप क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे एक्स एंड वाई एक्सिस। बहुत ही सिंपल है। आप एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, लेबलिंग क्या करेंगे, उस पर ध्यान देना बेटा। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप लेके चलेंगे एग्रीगेट डिमांड। ये आपको अच्छे से पता है क्यों लेंगे, क्योंकि सी प्लस आई एडी हमेशा आप यहां लेते हैं और हमेशा आप एक्स एक्सिस पे इनकम लेते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको नई बात बताऊंगा कि यहां इनकम के साथ आप एम्प्लॉयमेंट या फिर आउटपुट भी लिख सकते हैं। बोलो क्यों? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर आउटपुट। तो आप तीनों डिटरमाइन करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो आप तीनों लिख सकते हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। सबसे पहली बात, टेबल में आपने दिखाया कि एडी इक्वल टू एएस है। एडी मोर देन एएस भी हो सकता है, एडी लेस देन एएस भी हो सकता है। तो तीनों लेवल आपको दिखाने। कैसे दिखाने? उसके लिए आपको एडी कर्व की पहचान होनी चाहिए। कैसे बनेगा? एएस कर्व कैसा होता है आपको जानना चाहिए।
तो आपने चैप्टर नंबर 7 में एएस भी पढ़ लिया, एडी भी पढ़ लिया। एएस कर्व की शेप क्या होती है आप जान चुके हो, एडी की शेप क्या होती है भी जान चुके हो। तो बच्चा एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम कर्व इज 45 डिग्री लाइन, ये आपको पता है, बिकॉज आपकी जो इनकम है इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, इसलिए बोलते हैं इसको 45 डिग्री लाइन। उसके बाद बनाएंगे आप एग्रीगेट डिमांड कर्व which starts from above the point of origin और सीधा अपवर्ड स्लोपिंग इंटरसेक्ट करेगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व को एट पॉइंट ई पे, ये आप बता देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से आप एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसे बोलेंगे हम ओ वाई, लेवल ऑफ इनकम या फिर आउटपुट। अब जो आपका ई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। इस पॉइंट को गलती से भी ब्रेक इवन पॉइंट मत बोलना। ब्रेक इवन पॉइंट वो था जहां पे सी बराबर वाई थे, इसे बोलते थे ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन अभी देखो बेटा, अभी एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई के, ये ब्रेक इवन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो इसे बोलेंगे आप इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, और जो आपका वाई, ये ओ वाई लेवल है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है या फिर आउटपुट है या फिर इंप्लॉयमेंट है। इस सिचुएशन में आप देखो आपका एग्रीगेट डिमांड बड़ा है एग्रीगेट सप्लाई से, एडी कब ऊपर है ये और एएस कब नीचे, और यहाँ एएस कब ऊपर है एडी कब नीचे, तो लिखेंगे एडी इज लेस देन एएस। ये आपकी एक्सेस डिमांड है और ये आपकी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, यानी डेफिशिएंट डिमांड इसको आप बोलोगे। तो ये होता है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डायग्राम। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही आसान। इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे ध्यान देना। देखो बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये था कि आपका चैप्टर का नाम था इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम। तो पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम तब आता है जब पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड, फॉर्म सेक्टर की डिमांड, गवर्नमेंट सेक्टर की डिमांड और फॉरेन सेक्टर की डिमांड, सब मिलाकर टोटल एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के, जितना प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हुआ है बाय ऑल द फॉर्म्स। अब क्लास 12th के सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में हम बोलते हैं देयर आर ओनली टू सेक्टर्स। हम एज्यूम कर रहे हैं कीन्सियन थ्योरी बोलती है, कीन्स बोलते हैं कि क्लास 12th के सिलेबस में आप सिर्फ टू सेक्टर मॉडल पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं आगे और जाके। अभी 12th में इतना ही पढ़ो टू सेक्टर मॉडल। तो कीन्स ने अजम्पशन ले ली, अजम्पशन लेते हैं इक्विलिब्रियम तो ठीक है, एडी बराबर ए से निकलेगा, कंडीशन नहीं बदल सकती, लेकिन अजम्पशन ले लो देयर आर ओनली टू सेक्टर्स। यहां सिर्फ दो ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। ओके, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन करता है। फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है कैपिटल गुड्स पे। तो मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, लेकिन जो कंजम्पशन है वो तो पढ़ा आपने कि इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। आपकी इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन को तो वैसे लेके चले चैप्टर नंबर 7 में, और इन्वेस्टमेंट को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। अब अजम्पशन और भी है कि शॉर्ट रन में है और प्राइस लेवल भी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है शॉर्ट रन में, ऐसा मान के चल सकते हैं, लिख सकते हैं अजम्पशन यहाँ पे आप। तो उसके बाद आपने कंडीशन लिखी इक्विलिब्रियम तब होगा जब एडी बराबर एएस होगा। अब बात आ गई कंडीशन पे। अब कंडीशन आपको प्रूव करनी है, एडी बराबर एएस कैसे प्रूव करेंगे सर, टेबल से प्रूव करेंगे। टेबल आपको आती है चैप्टर नंबर 7 में, आपको वाई पता है कैसे होता है, सी पता है कैसे होता है, आई पता है कांस्टेंट है, एडी आप निकाल लेंगे, एएस आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप देखो जहां पे आपका एडी और एएस बराबर आ रहे हैं वो आपका इक्विलिब्रियम है, बात ही खत्म हो गई। और इक्विलिब्रियम से पहले देखो एडी मोर देन एएस है, क्यों देख रहे हैं एडी मोर देन लेस देन एएस। यार आपको 6 मार्क्स में जब आंसर लिखना होता है ना बेटा, तो आपको सारी बातें बतानी है, इक्विलिब्रियम है तो कहां है और क्यों है, और कहां इक्विलिब्रियम नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अभी सब बताओ, 6 मार्क्स में तो बोर्ड मांगेगा आपसे, तो सब बातें बतानी है आपको, एडी मोर देन एएस लेस देन एएस। तो आप ये भी बताओगे एडी मोर देन एएस कहां पे है और एडी लेस देन एएस कहां पे है। अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि एडी मोर देन एएस होगा तो क्या करेगी इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या एडजस्टमेंट्स होंगी कि वापस इक्विलिब्रियम पहुंच जाए, ये बातें भी करेंगे अभी हम। और पता है स्पेशल इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है 3 मार्क्स का। हाँ,
इसी के ऊपर एडी मोर देन एएस है तो इकोनॉमी क्या एडजस्टमेंट करेगी 3 मार्क में बताओ। कैसे बताओ? मैं बताऊंगा आपको कैसे बताना। पहले आप समझ तो लो कि होता क्या। 3 मार्क में तब बता पाओगे जब समझ पाओगे कि है क्या। तो अभी डायग्राम बना है, इसके बाद आगे चीजें और भी हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, ध्यान से सुनना। अब इसके बाद डायग्राम बना दिया, परफेक्ट बन गया डायग्राम, नोट्स पे आते हैं। मीनिंग हो गया, ठीक है। 2 अप्रोच हमारे पास थी, हमने बता दी, एडी और एएस अप्रोच और एस आई अप्रोच अभी नहीं हुई, अभी होगी। ओके, एडीएस अप्रोच कंडीशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू कीन्स थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट is to be determined at that point where AD equal to AS. Done. AD क्या है? टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लेके चल रहे हैं 2 सेक्टर तो C प्लस I। AS क्या है? टोटल आउटपुट बाय ऑल द फर्म्स। कंडीशन क्या है? AD इक्वल टू AS आपको प्रूव करना है। अजम्पशंस क्या है मैंने आपको बता दी बेटा लोग। अजम्पशन के बाद हम प्रूव कर देंगे, कर दिया, डायग्राम बना दिया। उसके बाद आते हैं मेन पार्ट पे जो होता है एक्सप्लेनेशन, जो बच्चे छोड़ देते हैं लिखना। जिसको नहीं छोड़ना वही छोड़ते हो यार आप, और जिसको नहीं पकड़ना उसको पकड़ लेते हो। उल्टे चलते हो आप लोग यार। अब सीधा चलो, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स एटलीस्ट, 1 मार्क्स तो है ना, आप उसको क्यों छोड़ते हो? एक्सप्लेन कैसे करना है सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहली बात, इन द फिगर एडी कर्व shows, in the figure AD curve shows the desired, मैंने बताया था ना आपको, प्लान्ड लेके चल रहे हैं AD, नॉट एक्चुअल, डिजायर्ड AD by consumer and firm। 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर। The economy is in equilibrium at point E where C plus I यानी AD curve intersect AS curve। इस बात से मुझे कुछ बात याद आ गई। AD और AS अप्रोच का क्वेश्चन कैसे बनता है सुनो। हाउ टू डिटरमाइन equilibrium level of income and employment through AD and AS approach। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। उल्टा करके बताता हूं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं। बच्चे सोचते हैं क्या लिखूं। हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू C प्लस आई अप्रोच। C प्लस, ये कौन सी अप्रोच है सर? बताई तो नहीं आपने। C प्लस आई अप्रोच। सर C प्लस आई क्या होता है? AD, तो ADS अप्रोच है। घुमा के दे देंगे और पता नहीं चलेगा लिखूं क्या। तो क्वेश्चन पहले से पता हो क्या आएगा तो पता लगेगा ना। तो क्वेश्चन क्या है? C प्लस आई अप्रोच, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। याद रखना, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे AD और AS मीट कर रहे हैं। और कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पॉइंट पे, और OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इनकम या एम्प्लॉयमेंट जो आपका 200 करोड़ पे आया है। ये कहां से पता लगा? ये टेबल में था बेटा। टेबल में आपका 200 करोड़ पे इक्विलिब्रियम था, जहां पे AD बराबर AS था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दो। तो टेबल और डायग्राम समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन हो गई। अब क्या बताऊंगा? अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब ध्यान दो सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्यों है? सुनो, मैंने आपको बोला कि इक्विलिब्रियम तो बता दिया आपने कि जहां AD बराबर AS है वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन इक्विलिब्रियम कहां नहीं है? सर, जहां AD मोर देन AS है और जहां AD लेस देन AS है वहां इक्विलिब्रियम नहीं है। तो क्यों नहीं है? और क्यों नहीं है बताने के बाद कि क्या करेंगे इक्विलिब्रियम आ जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बेटा लोग। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। अगर AD मोर देन AS है, सुनना मेरी बात ध्यान से। नंबर 1, इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इसका मतलब पता है क्या बेटा लोग? बहुत सिंपल सी बात है। इसको करने का तरीका बहुत आसान है। अब मेरी बातों को सुनना बस। AD होता है C प्लस आई। C मतलब कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कौन करता है सर? हाउस होल्ड्स करते हैं, करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म्स करती हैं सर। AD ज्यादा है AS से, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ये पहले बताओ। इट मीन्स हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, households and firms both are consuming more, both are consuming more। दोनों के दोनों ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तभी AD बहुत ज्यादा हो गया। then the available supply या आउटपुट, जितनी आउटपुट अवेलेबल है उससे ज्यादा ये कंज्यूम कर रहे हैं। बोथ आर कंज्यूमिंग मोर देन द अवेलेबल आउटपुट। इसका मतलब
सर अगर ये लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई नहीं है, इसका मतलब जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री समझते हो? इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक पड़ा हुआ आपके पास गुड सर्विस का, वो कम पड़ जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? सर डिमांड बहुत ज्यादा है, इतना आउटपुट नहीं है, मतलब इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, इन्वेंट्री वापस लाना है। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक, अगर आपको इस डिमांड को पूरा करना है, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक, जो स्टॉक आपको वापस लेके आना है, जो चला गया खत्म हो गया, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, फॉर्म्स को टोटल प्रोडक्शन को या टोटल आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, इतना इंक्रीज करना पड़ेगा टिल एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। कुछ समझ में आया बच्चों? नहीं आया? दोबारा सुनो, मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात बोली यार, कि अगर एडी मोर देन एएस है, अगर एडी मोर देन एएस है, इसका मतलब क्या है कि प्लांट स्पेंडिंग्स, स्पेंडिंग कौन कर रहा है? या तो हाउस होल्ड्स कर रहे हैं या फर्म्स कर रही हैं। प्लांट स्पेंडिंग्स जो है बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी आउटपुट प्लांट तो हमने की नहीं थी, सब प्लांट लेके चल रहे हैं। हमने ये देखा कि जो कंज्यूमर्स हैं और जो फर्म्स हैं, दोनों के दोनों खरीदे ही जा रहे हैं, इतना प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है। एज अ रिजल्ट जो स्टॉक है, गुड सर्विस का जो स्टॉक है, वो बिलो द लिमिट, वो जो डिजायर्ड लेवल था उससे कम पड़ गया, वो कम पड़ गया क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। मेरी बात समझो, एक लाइन को, पहली लाइन को समझो, सब समझ में आ जाएगा। कह रहे एडी मोर देन एएस था, मान लिया एडी मोर देन एएस था, इसका मतलब डिमांड ज्यादा थी। अरे भैया डिमांड कर कौन रहा था? डिमांड हाउस होल्ड्स कर रहे थे और फर्म्स कर रही थी, दोनों ने मिलकर इतनी डिमांड करी कि इतना आउटपुट अवेलेबल नहीं है। अब आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? आउटपुट नहीं है मतलब स्टॉक अवेलेबल नहीं है आपके पास, उस स्टॉक को बढ़ाना है। उस स्टॉक को बढ़ाने के लिए, इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए फर्म्स को प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू डिजायर्ड लेवल, फर्म्स वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। जब तक इकोनॉमी के अंदर एडीएस बराबर नहीं आ जाता, उसके बाद कोई चेंज करने की टेंडेंसी होगी। समझ में आ? इसका उल्टा कर दो, एडी लेस देन एएस में इसका उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो बच्चों। अगर एडी लेस देन एएस होगा, इसका मतलब यह है कि हाउसहोल्ड्स और फर्म्स, हाउसहोल्ड्स और फर्म्स जो है मिलके जो डिमांड कर रहे हैं वो कम है, जितनी आउटपुट अवेलेबल है उससे भी कम डिमांड कर रहे हैं। मतलब कि मार्केट में, मार्केट नहीं बोलना, मतलब इकोनॉमी के अंदर जो स्टॉक है वो एक्सेस में बचा हुआ है, तो आपका इन्वेंट्री जो है इस समय वो ज्यादा है, इन्वेंट्री ज्यादा है आपके पास। अब आपको इक्विलिब्रियम तो लाना पड़ेगा, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, तो अब आप और प्रोडक्शन करेंगे या रोक देंगे? तो अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो फर्म्स को प्रोडक्शन को अब कम करना पड़ेगा। फर्म्स अपना जो प्रोडक्शन है, जो फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, उसको अब फर्म्स कम प्रोड्यूस करेंगी, और तब तक कम करेंगी जब तक एडी और एएस बराबर नहीं आ जाते। अभी एएस बहुत ज्यादा है तो फर्म्स को आउटपुट रिड्यूस कर देनी चाहिए। रिड्यूस करेंगी कब तक? जब तक एडी बराबर एएस नहीं आता। देखो नोट्स में, जब एडी लेस देन एएस होता है तो क्या होता है? इसका मतलब कि हाउस होल्ड और फर्म्स जो हैं वो मिलकर कम खरीद रहे हैं। जितनी आउटपुट अवेलेबल है, जितना फर्म्स विलिंग टू प्रोड्यूस है, डिजायर्ड मतलब जितना वो चाहते हैं प्रोड्यूस करना, उससे कम डिमांड करना चाहते हैं हाउस होल्ड और फर्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, हमारे पास बच जाएगा। अब आपको और इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना, तो फर्म्स को क्या करना है? दे विल प्लान टू रिड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट जब तक इकोनॉमी के अंदर एडी बराबर एएस नहीं आ जाता। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। आप सोचोगे ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत आसान चीज है। कॉन्सेप्ट से चलो, आप सोचो, एक मिनट के लिए भूल जाओ, कहानी की तरह सोचो। अगर एडी मोर देन एएस है तो क्या होगा सर? अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से डिमांड अगर ज्यादा है तो मतलब सप्लाई मार्केट में नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो बढ़ाओ ना, सप्लाई को बढ़ा देंगे। कब तक? जब तक बराबर नहीं आते एडी और एएस। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या करें? सप्लाई को कम करो ना, क्यों बढ़ा रहे हो फालतू में? सप्लाई कम कर दो जब तक एडी बराबर एएस नहीं आता। बहुत सिंपल है, दिमाग से चलो बेटा। तो ये पहली अप्रोच थी, एडी एंड एएस अप्रोच। ये आपकी सेकंड अप्रोच है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पर पहले हम अपनी पहली अप्रोच को खत्म कर लें। तो फर्स्ट अप्रोच में आपने क्या क्या पढ़ा बेटा?
पहली अप्रोच में पढ़ा आपने कि एडी और एएस से कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। तो कैसे होता है? जहां पे एडी और एएस बराबर होते हैं। एडी क्या होता है? डिमांड होता है। कौन सी डिमांड होती है? टोटल डिमांड होती है। किसकी होती है? गुड सर्विस की होती है। कौन करता है? हाउस होल्ड और फर्म्स करते हैं। कब करते हैं? एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एएस क्या होता है? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फर्म्स। अब दोनों जहां बराबर होंगे और ये दोनों डिजायर्ड है, प्लान्ड, एक बात बतानी भूल गया मैं आपको, ध्यान से सुनना। जब एडी और एएस बराबर हो जाते हैं, जब एडी और एएस बराबर हो जाते हैं, तो ये डिमांड जो है ना इस लेवल पे इफेक्टिव हो जाती है। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, तो आप बोलोगे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन एडी बिकम्स इक्वल टू एएस देन इट बिकम इफेक्टिव। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ जब इक्विलिब्रियम हो, उस डिमांड को, इस पॉइंट पे जितनी भी डिमांड होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितने भी 200 करोड़ की डिमांड है सर, 200, टेबल में देखो एडी कितना है? 200। ये वाला एडी जो है ना, ये इफेक्टिव एडी है, बाकी इफेक्टिव एडी नहीं है। तो इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो डिमांड है उसे बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन बना कि अगर एडी मोर देन एएस होता है या एडी लेस देन एएस होता है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं होती, और इकोनॉमी को क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम आ जाए। तो ये आपको 3 नंबर में सिर्फ ये दो जो लास्ट के पॉइंट है ना, ये बताने पड़ेंगे विद डायग्राम, बाकी कुछ नहीं बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता है। समझ में आया बेटा आपको? तो हमने पहली अप्रोच खत्म कर ली, एडी एंड एएस अप्रोच। अब शुरू करेंगे दूसरी अप्रोच, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या नाम है? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए क्योंकि आपने एडीएस अप्रोच पढ़ ली है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ध्यान देना, अति सुंदर तरीके से समझाऊंगा, बस ध्यान देना। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। कंटेंट से भी ज्यादा मैटर करती है प्रेजेंटेशन। कंटेंट अपनी भाषा में लिख देंगे आप बहुत समझदार बच्चे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन तो वही करनी है ना जो इकोनॉमिक्स मांगती है। वो अपने आप कैसे कर देंगे बिना सीखे? तो प्रेजेंटेशन को सीखो बेटा। प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब सुनना ध्यान से। शुरू करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच विद प्रेजेंटेशन। देखो बेटा, एडीएस अप्रोच की तरह ही सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में भी आपको सेम प्रेजेंटेशन देनी है जैसे आपने एडीएस अप्रोच में दी। सर वो प्रेजेंटेशन क्या थी? सबसे पहले आपको देना है मीनिंग कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या कहती है, इससे इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है। उसके बाद आपको देनी है अजम्पशंस, सेम एज बिफोर। जो अजम्पशंस पहले थी वही अजम्पशन आपको सेम देनी है, कुछ नहीं बदला। सर मीनिंग भी देखना, आप नहीं बदलेगा, इतना बदलेगा बस कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर के बाद पहले क्या था? वेयर एडी इज इक्वल टू एस। अब क्या होगा? वेयर सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। इतना बदलेगा, अजम्पशन सेम रहेंगी। तो क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ दो वर्ड्स बदल गए। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन लिखूंगा। अजम्पशंस के बाद क्या लिखूंगा? कंडीशन। कंडीशन मतलब कि कहां पर इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद बनाऊंगा टेबल, टेबल भी सेम जो पहले बना। सर चेंज क्या हुआ? जो जो चीजें चेंज होंगी बताऊंगा मैं आपको। टेबल भी सेम है। फिर डायग्राम, डायग्राम कंप्लीट चेंज है, डायग्राम में चेंज है, एक्सप्लेनेशन में चेंज है। तो शुरू का जो मटेरियल है, शुरू का जो कंटेंट है ऑलमोस्ट सेम है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान अप्रोच है। मीनिंग सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, या फिर एक्स एंड सेविंग्स और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, क्योंकि ये भी प्लान्ड सेविंग्स है और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। एक्सपोज्ड की बातें नहीं करते हम, प्लान्ड की बात करते हैं, एक्सैंट की बात करते हैं। तो जहां पर प्लान्ड सेविंग्स और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे, ये भी कीन्स थ्योरी है।
कीनेसियन थ्योरी बोलती है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी डिटरमाइन कर सकते हैं आप इक्विलिब्रियम। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी आप इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू कीन्स, जेएम कीन्स, शॉर्ट में लिखता हूं अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट is to be determined at that point where planned savings equals to planned investment, planned savings equals to planned investment। ध्यान दें, ये आपका मीनिंग हो गया। assumptions मैं लिखूंगा सेम एज बिफोर। assumption क्या थी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। बॉस पहली assumption थी टू सेक्टर मॉडल लेके चल रहे हो आप, जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड है और फॉर्म है, assumption सेम रहेगी। दूसरी assumption, इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये आप मान के चल रहे हो। हमने 10 लिया था, 10 लेके चलेंगे अब भी। उसके बाद प्राइस लेवल इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, इकोनॉमी स्टेबल। उसके बाद इक्विलिब्रियम इज टू बी डिटरमाइंड इन शॉर्ट रन, ये मान के चलो। ठीक है बच्चों, तो ये assumption सेम है। उसके बाद assumption आपने लिख दी सेम। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन पे गौर करना। कंडीशन है AD इक्वल टू AS, जहां होता था उसे बोलते थे इक्विलिब्रियम, पर हम तो पढ़ रहे हैं सर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है और वहां पे इक्विलिब्रियम में कैसे पता चला? ये AD-AS अप्रोच से ही पता चला। देखो कैसे सर, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C+I, सबको पता है। एग्रीगेट सप्लाई होता है C+S, ये भी सबको पता है। C हो गया कैंसिल, अब बचा I इक्वल टू S, तो इसको भी आप इक्विलिब्रियम बोलोगे। इक्विलिब्रियम निकालने की सेकंड अप्रोच सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इस अप्रोच से आप इक्विलिब्रियम निकालने जा रहे हो। ये कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर देनी है। ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है और प्लान्ड सेविंग्स है, आपको ध्यान रखना। प्लान्ड सेविंग्स या डिजायर्ड सेविंग्स इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस कंडीशन को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे सर? टेबल से प्रूव करेंगे। तो टेबल तो बहुत ही आसान है, उसमें क्या क्या बनता है सर? आप बनाते हो y, उसके बाद y के बाद बनाते हो आप c के बाद बनाते हो आप i के बाद बनाते हो s, उसके बाद AD, उसके बाद AS। वैसे इस अप्रोच में नीड नहीं है AD और AS की, लेकिन आप बना देना अच्छा रहेगा। इनकम 0, 100, 200, 300 और 500 तक आप ले लो। कंजम्पशन इज 10, हम लेते आ रहे हैं शुरू से। 100, 190, 280, 370 और 460। इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो आप 10 ले लो। ओके, उसके बाद सेविंग्स कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस कंजम्पशन। यहां तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने की दूसरी अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एज लाइक ADS अप्रोच, कंप्लीट वैसे का वैसा। सेविंग निकालेंगे इनकम माइनस कंजम्पशन से, तो कितनी आएगी सेविंग्स? -10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। ADS C+I, तो 20 के बाद 110, उसके बाद 200, देन 290, then 380 and then 470. Okay, AS C+S 0, 100, 200, 300, 400, 500। अब रिमार्क्स का कॉलम बना लेंगे। रिमार्क्स में आप क्या लिखेंगे? आप देखो, आपको प्रूफ क्या करना है?
सबसे पहले आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जहां पे आई और एस बराबर होंगे वो होगा इक्विलिब्रियम। तो आई और एस कहां बराबर है बेटा, आप प्रूफ कर दो। तो आई और एस यहां पे बराबर है, 10 इक्वल टू 10। बहुत सिंपल तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, यहां पे बराबर है। कौन सी इनकम पे, तो हम बोलेंगे 200 लेवल ऑफ इनकम पे आई इज इक्वल्स टू एस, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स। उसके अलावा इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, तो आई इज मोर देन एस। उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो आप लिखेंगे आई इज लेस देन। सेम एज लाइक एडीएस अप्रोच, हमने एस आई अप्रोच में भी इस तरह से टेबल में एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका बनाएंगे डायग्राम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। डायग्राम में मैं डायग्राम बनाता हूं साथ में, बिल्कुल यहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो डायग्राम में आप एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे आप क्या लेंगे। एक्स पे आप लिखेंगे सर इनकम, आउटपुट और इंप्लॉयमेंट। वाई पे आप लिखेंगे एग्रीगेट, सॉरी एडी नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपका लेबलिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं वाई एक्सिस को नीचे तक लेके जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, मुझे यहां सेविंग कर्व बनाना पड़ेगा और सेविंग शुरू होती है -10 से, दिस सेविंग्स। तो आपको सेविंग शुरू करनी है माइनस से और अपवर्ड स्लोपिंग सेविंग कर्व ड्रॉ करना है, दिस इज सेविंग कर्व। उसके बाद ऐसा ही अप्रोच है, सेविंग बना दिया, इन्वेस्टमेंट भी मेरे को चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप बना देंगे इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आप सेविंग कर्व बनाएं, ध्यान रखें। तो जहां पे आपका एस आई बराबर है वो ये पॉइंट है, यहां लिखेंगे आप सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है बेटा, सेविंग नेगेटिव में, और यहां आपकी सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम। तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे आप सीधी सीधी, ये आपका ओ से लेके वाई तक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, यहां आपकी सेविंग 0 है, और ये आपकी ओ से लेके एस तक ये आपकी डिस सेविंग्स है, माइनस सी बार इसको आप बोलते हो, और ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो ये है y, ये आपका है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो आपने डिटरमाइन कर लिया ऐसा ही अप्रोच से। तो इस लेवल ऑफ इनकम पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, ध्यान देना बेटा। एस आई अप्रोच में आप डायग्राम बनाने के बाद एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, इन द अबव फिगर, इस डायग्राम में आप क्या देखते हो कि इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनॉमस, वो कांस्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद सेविंग कर्व स्लोप अपवर्ड्स, शोइंग दैट एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग्स आल्सो इंक्रीजेस। ये आपका सेविंग कर्व बहुत आसानी से अपवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ हो गया। उसके बाद बताओ, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। यहां पर इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि यहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बोलेंगे प्लान्ड सेविंग्स बराबर है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, आपको ध्यान रखना, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो ओ वाई है, इसको बोलते हो आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो मैंने यहां पे लिखा था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका ये है। ओके, उसके बाद इन टेबल 200 करोड़ पे, टेबल की बात कर रहा है, 200 करोड़ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि यहां पर ही आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है। ये आपका होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमने पहले भी की थी। जैसे हमने पहले किया था कि अगर एडी मोर देन एएस होगा तो क्या होगा, और एडी लेस देन एएस होगा तो क्या होगा। सेम बात यहां भी आपको समझानी पड़ेगी। अगर प्लान्ड सेविंग्स ज्यादा है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, तो क्या होगा। इसको समझाने का तरीका बहुत आसान है मेरे पास। सर एक बात जान लो,
आपने एडीएएस अप्रोच से ही आई और एस अप्रोच निकाली है। अगर एडी ज्यादा होगा एएस से तो समझ जाना आई ज्यादा होगा एस से। अगर एडी कम होगा एएस से समझ जाना आई कम होगा एस से, क्योंकि आई इज अ कंपोनेंट ऑफ एडी। तो जो आपने एडी मोर देन एएस में लिखा था वही आप इन्वेस्टमेंट मोर देन सेविंग में लिखेंगे। जो आपने एडी लेस देन एएस में लिखा था वही आप इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग्स में लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है सर? अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी एग्रीगेट सप्लाई से, मेरी बात समझना, इसके साथ में क्या लिखूं? यहां मैं लिखूंगा एडी लेस देन एएस। बोलो क्यों? क्योंकि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ एएस, तो एएस ज्यादा हुआ इससे एडी से। अब एडी कम था एएस से तो क्या था? अगर सेविंग्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, इसका मतलब क्या है कि जो हाउस होल्ड और फर्म्स हैं उनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तभी तो सेविंग बहुत ज्यादा है। सॉरी, कंजम्पशन जो है बहुत कम होता है तभी सेविंग उनकी ज्यादा है। तो हाउस होल्ड और फर्म दोनों के दोनों कंजम्पशन कम कर रहे हैं। जितना आउटपुट इकोनॉमी के अंदर प्लान्ड है उतनी डिमांड इकोनॉमी के अंदर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? जब डिमांड नहीं है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। कौन कम करेगा सर? फर्म्स कम करेंगी। और जब फर्म्स प्रोडक्शन कम करेंगी, सोचो, अब मेरी बात सुनना, जब फर्म्स प्रोडक्शन कम करेंगी तो क्या होगा? जब फर्म प्रोडक्शन कम करेंगी मतलब एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। अगर एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई तो कंट्री की नेशनल इनकम कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और नेशनल इनकम कम हो गई तो कंट्री की सेविंग्स भी कम हो गई, और सेविंग्स को तब तक कम करेंगे जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आती। एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ गई यहां पे, मैं फिर से समझाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है बेटा। इफ सेविंग्स मोर देन इन्वेस्टमेंट, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसका मतलब क्या है कि आपका एएस ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। मैंने कैसे निकाल लिया? बहुत सिंपल तरीका है बेटा। इन्वेस्टमेंट किसका कंपोनेंट होता है? एग्रीगेट डिमांड का। और सब सेविंग्स एग्रीगेट सप्लाई का। मतलब आपका एडी जो है वो कम है, एएस आपका ज्यादा है। अगर एडी आपका कम है, एएस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में जो फर्म्स और कंज्यूमर्स, यानी कि हाउस होल्ड लिख देता हूं मैं यहां पे, जो हाउस होल्ड्स हैं और जो फर्म्स हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स दोनों के दोनों डिमांड जो है वो कम कर रहे हैं प्लान्ड आउटपुट से। जितनी आउटपुट प्लान्ड है उससे कम अभी उनकी डिमांड है। तो आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना है। इक्विलिब्रियम अचीव तब होगा जब आप आउटपुट को कम कर दोगे। आउटपुट को कम कर दोगे। जब आउटपुट कम हो जाएगी तो इनकम भी कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी कम होगी, और हमें सेविंग्स कम ही तो करनी है, बहुत ज्यादा है। और सेविंग्स को तब तक कम करेंगे टिल एस बिकम्स इक्वल टू आई। ये मेरी बात ध्यान रखना। इसका अपोजिट सुनो बेटा। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती सेविंग से, इसका मतलब क्या है कि एडी ज्यादा होता एएस से। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है वो कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स और फर्म्स दोनों के दोनों डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतना आउटपुट प्लान नहीं है। अब आउटपुट प्लान नहीं है तो आउटपुट को बढ़ाओ। आउटपुट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, और सेविंग्स बढ़ानी ही तो है। और सेविंग्स को तब तक बढ़ाएंगे जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों के दोनों कंडीशन आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स में। तो मेरी बात समझ में आई? अगर सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से तो क्या करेंगे? सेविंग्स अगर कम इन्वेस्टमेंट से है तो इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा, सेव कर रहे हैं कम। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट्री जो आपका बहुत कम है तो आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग को तब तक बढ़ाएंगे जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाए। दिस इज कॉल्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखो बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि अप्रोच बहुत कॉम्प्लेक्स है तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान देना है बेटा।
मैं 5 मिनट में एक बार फिर से इस अप्रोच को रिवाइज कराऊंगा। कुछ समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनना, आ जाएगा समझ। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सर हमने इक्विलिब्रियम निकालना था। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दो अप्रोच हमारे पास थी। किसने दी? जेएम कीन्स। हम कीन्स थ्योरी पढ़ रहे हैं, कीनीजियन थ्योरी पढ़ रहे हैं। कीनीजियन थ्योरी क्या बोलती है कि आप इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो तो 12th क्लास के सिलेबस में दो सेक्टर लेके चलो, हाउस होल्ड और फॉर्म, हम दो ही लेके चल रहे हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम? सर अगर एडी बराबर एएस है तो ऑब्वियस ही बात है कि सी प्लस आई और सी प्लस एस बराबर होंगे। इसी की वजह से आई बराबर एस भी इक्विलिब्रियम ही हुआ। अब इसे प्रूफ करो। हमने टेबल बनाई और प्रूफ कर दिया। जहां पर आई बराबर एस आया हमने बोल दिया इक्विलिब्रियम, डायग्राम में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, सेविंग नेगेटिव से शुरू हो रही है, जहां दोनों मीट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। दिक्कत आपको आ रही है यहां पे कि अगर इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग से तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से तो क्या होगा। अब सुनना मेरी लैंग्वेज में, मेरे तरीके से, इसको छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए। अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, सर अगर किसी की सेविंग ज्यादा है, मेरी बात सुनना, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर किसी की सेविंग ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि वो खर्चा कम कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना। मतलब हाउस होल्ड और फर्म जो है वो खर्चा कम कर रही है और सेव ज्यादा कर रही है। अब खर्चा कम कर रही है तो मतलब डिमांड नहीं कर रही होंगी, और डिमांड नहीं कर रही मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो कम कर दो ना। तो सप्लाई हमने कम कर दी, फर्म्स ने आउटपुट को रिड्यूस किया, रिड्यूस करेंगी। अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो रिड्यूस करना पड़ेगा। फर्म ने प्रोडक्शन कम किया, आउटपुट कम हुई, इनकम उससे कम होगी कि नहीं? फर्म्स की इनकम कम होगी कि नहीं? अगर आउटपुट कम कर देंगे इनकम भी कम हो जाएगी। इनकम कम हो गई तो अब वो सेव कम कर पाएंगे, और सेव कम ही तो करना है, ज्यादा है। और सेविंग्स को तब तक कम करेंगे जब तक बराबर नहीं आ जाती इन्वेस्टमेंट। अब सुनना, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, आप सेविंग को देखो इन्वेस्टमेंट को मत देखो, इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है। अगर सेविंग कम है इसका मतलब कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हाउस होल्ड और फर्म दोनों कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, इतनी प्लान्ड आउटपुट नहीं है, तो आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाया मैंने, आउटपुट बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग को तब तक बढ़ाएंगे जब तक इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाती। कितना सिंपल है। तो कहानी से समझो, मैं सेम बात बार बार बोलता हूं, कहानी के समझो, आप रटो मत, देखो मत कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसान है। हमने आज दो अप्रोच किए हैं, एडी एंड एएस अप्रोच और इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच। दोनों ही अप्रोच 6 मार्क्स में एक अप्रोच आ सकती है, डायग्राम। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है जो एक्सप्लेनेशन का होता है, एस मोर देन आई, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडीशन बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडीशन। आपको कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है कि आई मोर देन एस और आई लेस देन एस, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, इस पे आप ध्यान दो। तो आज हमने दो अप्रोच कर ली, एडीएएस अप्रोच और इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बाद में। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा इक्विलिब्रियम के 3 तरह के टाइप, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उसके बाद आएगा टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बड़ा ही मजेदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो न्यूमेरिकल्स और चैप्टर खत्म, लगभग 1 से 2 क्लास और लगेंगी, चैप्टर खत्म। तो आज की क्लास को टिप्स पे शांति से अपने रूम में बैठ के रिवाइज करो, अपने माइंड से बातें करो कि इसका मतलब क्या है। ध्यान वहां से हटाओ, यहां लगाओ, पढ़ो, जहां भी है वहां से हटाओ और यहां लगाओ। फोन साइड में रखो और पढ़ो। पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये एज आपके पढ़ने की, यही एज होती है पढ़ने की, यही एज होती है बिगड़ने की। अब चॉइस आपके हाथ में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, ठीक है।